वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसके पहले मैंने क्लास में आप लोग के साथ सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका हम इंट्रोडक्शन, इससे रिलेटेड मॉडल्स और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट है यहाँ पे कि द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज बाय द नेगली एंड द क्रैमर। तो ये दो जो साइंटिस्ट थे, नेगली और क्रैमर, इन दोनों ने ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टर्म है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो नाम है वो दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म जो है वो किसने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे कि सपोज ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, सपोज ये सेल है, तो इस सेल जो है एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और इसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है। ठीक है, इसके बाहर एक और लेयर होती है, और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जितने ऑर्गेनिज्म है उन सभी में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो ये सभी में प्रेजेंस नहीं होता है। ये प्लांट में, ठीक है, ये किस में प्रेजेंट हो सकता है? तो ये प्लांट में मौजूद होता है। ठीक है, फंगी में होता है। ठीक है, प्लांट में, फंगी में, तो इन सभी में जो है वो कौन सा? सेल वॉल। प्लांट्स में, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, प्लांट में, फंगी में। ठीक है, प्लांट में, फंगी में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एनिमल की, ठीक है, तो एनिमल में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंस नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एक वर्ड में समझे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट मिलता है, लेकिन सेल वॉल जो है वो कुछ में ही प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन और बायोमेम्ब्रेन। तो इसका दो और नाम है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको सिर्फ कहाँ देखा जा सकता है? अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी जो कह सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता तभी लग पाया था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया गया था। ठीक है, उसके पहले इसकी जो स्ट्रक्चर है वो दिख ही नहीं सकती थी, तो इसकी स्टडी भी पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखा जा सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। किससे बना होता है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दो चीजों से बना होता है, एक तो प्रोटीन से और दूसरा फॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स है। Protein provides the mechanical strength and responsible for transportation of the different substance। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ ही ये ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे एक मैंने सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो इन पार्टिकल्स के ट्रांसफर में, ठीक है,
कौन हेल्प करता है? तो प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, ठीक है। मैंने भी बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पार्टिकल्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं। और इसे एंटर करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो प्रोटीन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटीन ऑल्सो एक्ट एज अ एंजाइम्स। किस तरह एक्ट करता है? तो एंजाइम्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। कैसा होता है? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। जैसे सपोज ये मैंने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स में कुछ इसेंशियल पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। यानी कि दो टाइप के पार्टिकल्स इसमें मिलते हैं। एक तो इसेंशियल होते हैं और दूसरा होता है जो इसेंशियल नहीं होते, नॉट इसेंशियल, ठीक है। तो एक दो इसेंशियल पार्टिकल्स होते हैं और दूसरा इसेंशियल नहीं होता है, ठीक है। तो जो सेल के लिए ये क्या है? ये आउटर पार्ट है और ये इनर पार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों में बाहर साइड में जो इसेंशियल होते हैं उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंट्री मिल जाती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंट्री मिल जाती है। और जो इसेंशियल नहीं होते हैं वो कहाँ? वो इसी साइड पे, यानी कह सकते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स, तो कुछ पार्टिकल्स जो है जो इसेंशियल नहीं थे वो यही कौन से पार्ट पे? आउटर पार्ट पे रह गए। और जो इसेंशियल थे वो कहाँ पहुंच गए? इनर पार्ट में, यानी कि सेल के अंदर पहुंच गए, ठीक है। तो यही होता है क्या? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो इसेंशियल होंगे उन्हीं पार्टिकल्स को एंट्री देता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। बाकी जो इसेंशियल नहीं होते हैं सेल के लिए उसे जाने नहीं देता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। Now next point is it allows or permits the entry and the exit of some material। जैसे मैंने अभी बताया कि सपोज ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन का कौन सा पार्ट है? तो ये आउटर है और ये इनर है, ठीक है। तो आउटर में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? वो अंदर जाते हैं, ठीक है। और अंदर वाले पार्टिकल्स भी जो होते हैं वो बाहर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर से अंदर की ओर या फिर अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, पार्टिकल्स के एंट्री या फिर एग्जिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन देखा है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इससे रिलेटेड जो मॉडल्स हैं उसको समझना होगा, ठीक है। क्योंकि इसके मॉडल्स को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें इसकी स्ट्रक्चर जो है वो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। सो there are three important model which explain the structure of the plasma membrane। तीन importance मॉडल दिए गए हैं, ठीक है, जो कि है पहला सैंडविच मॉडल है, दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और तीसरा है फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। इनमें से ये जो दो मॉडल है ये इनको क्या किया गया? बाद में इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि इन दोनों मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां थी, ठीक है। लेकिन जो थर्ड मॉडल दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है ये। कौन? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कहा जाता है, किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है।
तो और ये अब ये दोनों क्यों रिजेक्ट कर दिए गए थे, इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके पहले मॉडल, जो कि है सैंडविच मॉडल के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं सैंडविच मॉडल के बारे में। तो सैंडविच मॉडल was proposed by the Daniel and the Davison। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सैंडविच मॉडल को दिया था। कब दिया था? 1935 ईस्वी में दिया था। ठीक है, सो दिस मॉडल वाज proposed by the Daniel and the Davison in 1935। okay, according to this model, lipid layer is sandwiched between the two dense protein layers। जैसा कि हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये और ये जो है, ये क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, क्या प्रोटीन्स है। ठीक है, अब इन प्रोटीन्स के बीच में ये हम देख सकते हैं, ये क्या है? लिपिड्स है। ठीक है, लिपिड्स है। तो इन दोनों प्रोटीन के बीच में, ठीक है, इन दोनों प्रोटीन के बीच में क्या प्रेजेंस है? लिपिड। तो एक तरह से सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि एक सैंडविच के जैसे लग रहा है, तो इसीलिए इसका नाम जो है कुछ सैंडविच मॉडल रखा गया था। ठीक है, तो इस मॉडल में यही कहा गया कि जो लिपिड है, लेयर है, वो दो प्रोटीन लेयर के बीच में प्रेजेंस होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंटेन 4 मॉलिक्यूलर लेयर। इसमें कितने मॉलिक्यूलर लेयर होते हैं? 2 होते हैं। पहला 2 फॉस्फोलिपिड्स होता है और 2 प्रोटीन्स होता है। ठीक है, जैसा कि हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, एक प्रोटीन और ये दूसरा, यानी 2 क्या हो गए? प्रोटीन्स हो गए, और ये लिपिड्स और ये यानी फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि 2 लिपिड्स हो गए और 2 प्रोटीन हो गए। तो 4 मॉलिक्यूलर लेयर होता है। 4 है ना, ये पहला लेयर 1, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 मॉलिक्यूलर लेयर प्रेजेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल। तो इस सैंडविच मॉडल में ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, ये इस मॉडल में कहे गए थे। ठीक है, तो इस मॉडल में जो बातें बताई गई थी, हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, so phospholipids, now next point is phospholipids are amphipathic molecules। कैसा है? कैसा मॉलिक्यूल्स होता है? तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होता है। एम्फीपैथिक कहने का मतलब क्या है? इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट्स को बोलते हैं हेड और दूसरा पार्ट्स होता है टेल। ठीक है, हेड को हाइड्रोफिलिक कहते हैं और कैसा होता है? पोलर होता है। और टेल को हाइड्रोफोबिक बोलते हैं और कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके हेड और टेल के बारे में, जैसा कि हम इसके स्ट्रक्चर में हम यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं बताती हूँ, फॉस्फोलिपिड्स के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हेड, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है टेल। तो ये हो गया कौन सा पार्ट? हेड हो गया, और ये हो गया कौन सा पार्ट? टेल हो गया। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे होंगे, ये सर्कल वाला हेड हो गया और नीचे इस तरह से जो टेल निकली हुई है, वो कौन सा पार्ट? जिसका दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हेड वाला पार्ट जो होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? मैं एक फ्रेज से बता देती हूँ इसे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला वाला पार्ट जो होता है वो हेड होता है, दूसरा वाला पार्ट टेल होता है। ठीक है, ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। अब जैसा कि हम इस स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं, इस तरह के ये पार्ट जो हैं दोनों तरफ जो हैं वो हेड हो गए, और ये दोनों क्या हो गए? टेल हो गए। ठीक है, तो ये जो हेड वाला पार्ट होता है, ये जो हेड वाला पार्ट है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, और ये टेल वाला पार्ट कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मीन्स होता है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर, और फिलिक मीन्स
लवर या एक्सेप्ट जो करता हो। तो जो वाटर लविंग हो, जो वाटर को एक्सेप्ट करता हो, वाटर से दूर ना भागता हो, वैसे को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। यानी जो ये हेड वाला पार्ट होता है, ये जो आप हेड वाला पार्ट देख रहे हो, ये हेड वाला पार्ट कैसा होता है? वाटर लविंग होता है, यानी कि वाटर्स को एक्सेप्ट करता है, दूर नहीं भागता है इससे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके टेल की बात करें तो इसके टेल जो है इसमें भी दो वर्ड्स हैं, जैसा कि हाइड्रो, जैसा कि इसमें हम इसकी टेल को देखें, इसकी स्ट्रक्चर को, तो ये पहला क्या है इसमें? हाइड्रो और फोबिक। तो हाइड्रो मीन्स मैंने अभी बताया कि वाटर, और फोबिक मीन्स फियर। तो वाटर प्लस फियर मिलके क्या बना है? हाइड्रोफोबिक। तो इस हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो वाटर से फियर हो उसको, यानी कि जो वाटर से डरता हो, यानी वाटर से दूर भागता हो, वैसे को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो टेल वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है? टेल वाला जो पार्ट है, जैसे कि सपोज वाटर है, तो वाटर जब इस लेयर से यानी इस मेम्ब्रेन से पास होगा, तो ये हेड तक जाने के बाद क्या होगा? यहाँ तक इसकी एंट्री होगी वाटर की, इस हेड वाले पार्ट तक एंट्री होगी वाटर की, ठीक है। लेकिन जब ये हेड वाले इस पार्ट से जब ये आना चाहेगा कहाँ पे? यहाँ, जैसे कि सपोज ये लेयर है, तो सपोज यहाँ से वाटर पास करना है, तो वाटर पास करना है और उसको सेल के अंदर जाना है, तो क्या होगा? यहाँ पे तो क्या प्रेजेंस है? हेड प्रेजेंस है प्रोटीन के बाद, तो ये यहाँ तक तो आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे जो टेल मौजूद है, यहाँ पे इसकी जो टेल मौजूद है, ये तो क्या करती है? जैसा अभी मैंने बताया, ये वाटर फोबिक होती है, तो ये वाटर से क्या करती है? फियर है इसको, यानी वाटर को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये क्या करेगा? वाटर यहाँ इसके बाद से आएगा ही नहीं, ये यहीं तक आके रुक जाएगा, ठीक है। तो इस सिंपली अगर कहें तो इस मॉडल में ये कहा गया कि जब वाटर की एंट्री होती है, तब कहाँ पे? जब वाटर एंटर करना चाहता है, कहाँ से? बाहर से अंदर की तरफ में, तो यहाँ पे जो ये लेयर जो होती है प्रोटीन की, यहाँ से भी पास हो जाता है और इस हेड वाले पार्ट से भी हो जाता है। लेकिन स्टेल वाला पार्ट, क्योंकि ये बोल रहा है, इस मॉडल में ये बोला गया क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक होने के कारण वाटर यहाँ से पास हो नहीं सकती है, ठीक है। तो जब वाटर पास नहीं होती, तो इस वजह से इस मॉडल को जो है वो सही नहीं कहा गया, क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होता है, जो कि इस मॉडल में इस चीज को सही तरीके से नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये एक खामी थी किसकी? सैंडविच मॉडल में, जो कि सही तरीके से वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को क्या कर रहा था? रिजेक्ट कर रहा था। तो सपोज अगर मैं अगर बात करूं फैट फैट्स की, तो फैट जो होंगे वो इजिली यहाँ से दूसरे पार्ट्स में, जैसे कि सपोज ये कौन सा है? ये आउटर है और ये इनर है। तो फैट जो है वो इजिली एंटर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे इस मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर नहीं हो सकता है, ठीक है। जबकि सही मायने में वाटर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत बड़ी खामी थी सैंडविच मॉडल में, और इस मॉडल में इस चीज को सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। इसमें सिर्फ ये बोला गया कि जो फैट्स है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो सकती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फैट एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली इस मॉडल में ये कहा गया कि जो फैट है वो क्या हो सकते हैं? इसकी एंट्री पॉसिबल है, बट वाटर की एंट्री पॉसिबल नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये जो है इसकी डिमेरिट थी किसकी? सैंडविच मॉडल की, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें जब मैंने बताया, ये कैसा होता है? हेड वाला पार्ट पोलर नेचर का होता है और टेल नॉन पोलर का। हेड विच हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी जो हेड है, जो आप हेड देख रहे हो इस तरह का, ये हेड जो है वो साथ में इस तरह किस फोर्स के थ्रू होते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू होते हैं। और वही मैं बात करूं स्टेल की, ठीक है,
तो ये टेल जो है वो एक साथ किसके थ्रू होते हैं, तो वंडरवॉल के फोर्स, वॉल फोर्स के थ्रू। ठीक है, तो हेड वाले पार्ट को साथ में रखने का काम कौन करता है, तो हेड वाले पार्ट को साथ रखने का काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता है, और टेल वाले पार्ट्स को साथ रखने का काम कौन करता है, वंडरवॉल फोर्स करता है। ठीक है, ये हो गया सैंडविच मॉडल में। एक लास्ट पॉइंट है सैंडविच मॉडल में क्या, कि प्रोटीन्स आर अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इस मॉडल में यही कहा गया कि प्रोटीन्स कैसे होते हैं, तो अल्फा ग्लोबुलर होते हैं। ठीक है, तो सैंडविच मॉडल को मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देती हूँ। तो दिस मॉडल वाज प्रपोज बाय द डैनियल एंड द डेप्सन, कब, 1935 ईस्वी में। इस मॉडल में और क्या कहा गया, इस मॉडल में ये कहा गया कि लिपिड्स लेयर क्या होते हैं, वो दो प्रोटीन लेयर्स के बीच में प्रेजेंस होते हैं। ये क्या कंटेन करते हैं, दो 4 मॉलिक्यूलर लेयर कंटेन करते हैं, जिसमें 2 फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और 2 प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें क्या कहा गया, इसमें ये बोला गया इस मॉडल में कि फॉस्फोलिपिड जो है वो कैसे हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट था एम्पीपैथिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 पार्ट कंटेन करता है फॉस्फोलिपिड्स। पहला जो है वो हेड है और दूसरा टेल है। हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है और पोलर होता है, और ये किसके थ्रू अटैच होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू अटैच होते हैं। और टेल जो है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है और नॉन पोलर होता है नेचर में, और ये भी साथ में किसके थ्रू होते हैं, किस फोर्स के कारण होते हैं, तो वंडरवॉल फोर्स के कारण होते हैं। अभी मैंने बताया कि हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लवर, जो वाटर को एक्सेप्ट करता हो, और हाइड्रोफोबिक का मतलब जो जिसको वाटर से फियर हो, यानी कि जो वाटर को एक्सेप्ट ना करे, जो सिंपल वर्ड में कह सकते हैं वाटर से दूर भागने वाला, उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ठीक है, इस मॉडल में ये बताया गया कि फैट जो है, फैट सोल्यूबल जो सब्सटेंस जो है, वो इस मेम्ब्रेन से क्या कर सकते हैं, उसकी एंट्री हो सकती है, लेकिन अगर मैं वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस की बात करूं तो उसकी एंट्री जो है वो होना इसमें इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को देखा कि अगर सपोज यहाँ से पास होने की कोशिश करेगा वाटर, तो वो बस यहीं तक आके रुक जाएगा, इसके आगे वो पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाटर, इसका टेल वाला जो पार्ट है वो वाटर से दूर भागता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये वाटर को एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो यहाँ से इसके बाद ये यहाँ तक आने ही नहीं देगा। तो ये क्या होगा, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस की एंट्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं हो सकती है, और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी डिमेरिट्स थी। ठीक है, इसीलिए इस मॉडल को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया बाद में। ठीक है, रिजेक्टेड हो गया ये। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि प्रोटीन्स कैसा होता है, तो प्रोटीन्स अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये हो गया सैंडविच मॉडल। ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो इस सैंडविच मॉडल हम देख चुके हैं। तो इस सैंडविच मॉडल में हमने जितने भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो 2 मॉडल्स बचे हुए हैं, दैट इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और जो हमारा थर्ड है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, दैट इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।